आज का ये कार्यक्रम शिक्षा महाकुंभ, इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सर्वहितकारी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। और मंच पे आसीन हमारे सभी महान भाव श्री शिव प्रकाश जी बोल के गए हमारे, अभी आर.पी. तिवारी जी भी हमारे से बीच में अपना बात रख के गए हैं। और मंच आसीन श्री प्रतीक किशोर जी डायरेक्टर हैं DRDO के, और MS पदवे जी VC बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी से, किशोर सिंह नटवर सिंह चवेड़ा जी, और प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी डायरेक्टर IIM त्रिची, और आर एन यादव जी VC हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, सुरेंद्र आत्रे जी जो विद्या भारती के वाइस प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ नॉर्थ के, और आज की राइडिंग भी वही कर रहे हैं, और NIT के डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विनोद कनादिया जी, हमारे बहुत ही जिनको मैं सत्कार से देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे प्रिंसिपल देशराज जी बैठे हैं जो जनरल सेक्रेटरी विद्या भारती के, विजय नड्डा जी हैं, अनीश सचदेवा जी, और बहुत बैठे हुए सभी महान भाव। वैसे तो जब मैं आया तो ये कार्यक्रम की दृश्य देख रहा था, तो देखा था उससे पहले 7 विद्वान हैं, और 7 विद्वान का मतलब प्रोफेसर हैं, तो हम एक पीरियड को 40 मिनट का समझते हैं। तो मैंने समझा कि अगर 328 मिनट वो हो गए, बीच में बाकी शुरुआत में भी ले गए, और ये 5-6 घंटे का प्रोग्राम कैसे होगा। मगर फिर भी इसको मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रोफेसर के लिए 10 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने आप को संक्षिप्त में बोले, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। वैसे जब पवन कुमार जी कह रहे थे मुझे बोलने के लिए मिले हैं मिनट 5-10, मैंने कहा बस, अरे ये संभव नहीं है। मतलब जब वो बोले तो फिर वो धारणा गलत जरूर हुई कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सभी विद्वान हैं, और आज का जो टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इंटीग्रेशन ऑफ द भारतीय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। और हमारी जो परंपरागत शिक्षा है और आज की आधुनिक शिक्षा के बीच में एकांकीकरण कैसे हो, और उसके साथ साथ हम आगे गवर्नमेंट शिक्षा में कैसे करें, तो एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सभी ने बहुत महत्वपूर्ण अपने अपने विचार भी दिए हैं। वैसे मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, सब जानते हैं मुझे, क्योंकि मैं तो तभी कॉलेज ही नहीं गया, तो यूनिवर्सिटी में जाने का तो बड़ा मुश्किल बात हो गई। मगर आजकल मैं यूनिवर्सिटियों में जाता बहुत हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में चीफ गेस्ट के रूप में बहुत जाता हूँ। तो जब मैं शिक्षा के बारे में जरूर थोड़ी सी उनसे चर्चा जरूर करता हूँ, कि और चर्चा के साथ चिंता भी करता हूँ, पीड़ा भी होती है, क्योंकि हम शिक्षा के लिए एक आधुनिक आगे बढ़ना है, तो उसको हम शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मगर शिक्षा की उत्पत्ति से मिला क्या है? हम मिला है बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब उसमें आए हैं, विद्वान मिले हैं। मगर बुद्धिजीवी का मतलब होता है कि हम समाज को कितना कुछ दे पा रहे हैं, और जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं तो शायद हमें वो चीज उपलब्धि दिखाई नहीं देती।
उसका कारण जो मैंने समझा, मेरी अपना विचार है, मैं इसमें किसी का हो सकता है सहमत हो ना हो, मेरा अपना विचार जरूर रहा कि मैंने अक्सर आजकल यूनिवर्सिटी में पूछता हूँ कि भाई आपके वो सोशल साइंस तो पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा सोशल साइंसेस में तो परिवार में ये परिवार कैसा होना चाहिए इसके बारे में कुछ ज्ञान देते हैं? कैसे, क्या मतलब? मैंने कहा कि दो भाई आपस में मिलकर कैसे रहें, ये कहीं किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का विषय है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं पढ़ाते हैं, तो ये विषय नहीं है। मैंने कहा आजकल बहन भाई का रिश्ता जो है वो उतना सत्कार योग्य नहीं रहा, क्योंकि आजकल कोर्ट कचहरी में जाके देखो और बहन और भाई के कितने मुकदमे चलते हैं वहां जाके पता चलता है। तो इसमें बहन भाई के बीच में और स्नेह कैसे बढ़े, ये कोई सब्जेक्ट है तो नहीं है। ये भी जब पूछे कि पति पत्नी का, हम शुरू से पवन जी वेदों का बहुत ज्ञान देके गए, हमें संस्कृत हमारी सभी ने ट्रेडिशनल शिक्षा की बात कही, मगर जब मैंने पूछा कि वो जब पति पत्नी का रिश्ता कच्चे धागे का मजबूत रिश्ता मानते हैं, कच्चे धागे का मजबूत रिश्ता मानते हैं, उसके में और कैसे निखार आए, ये कोई सब्जेक्ट का विषय है, किसी सिलेबस का हिस्सा है तो नहीं है। माँ बाप ने जिसने आपको मन्नतें मान कर पता नहीं कहा था गुरुद्वारे मंदिर में माथा टेक के आपके लिए दुआएं मांगी हुई हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये कहीं किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का सब्जेक्ट है नहीं है। अब मैंने ये भी देखना था कि ये तो नहीं है, मगर सिलेबस का हिस्सा क्या है? कि सिलेबस का हिस्सा है कि एक छोटा सा बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में जाता है, उसको जिस दिन एडमिशन मिलती है, उसको सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर हमेशा याद रखना। अगर आपका माँ बाप या गुरु, आप ही बीच में, अगर आपका माँ बाप या गुरु अगर आपकी गलतियों को सुधारने के लिए कहीं आंख भी दिखाए तो इस नंबर पे फोन कर देना और पुलिस आएगी तो ले जाएगी। ये हमारी शिक्षा का जो है आधार है। अब ये बताइए कि जो छोटा सा बच्चा है जिसने दुनिया नहीं देखी, नहीं है, उसको तो ये पता है कि सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, वो उसकी माँ है। उसको चाहे जितना मर्जी मार ले, माँ ही मारेगी। वो इधर उधर से आकर माँ की गोदी में जाके बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहीं से सुरक्षा है, यही सब कुछ है। और सबसे ताकतवर वो किसको समझता है? वो अपने बाप को समझता है। कोई बड़े से बड़ा काम करना हो तो अपने मेरा बाप ये कर देगा, मेरा वो, हम भी बचपन में करते थे, तो ये समझता है। और सबसे ज्ञानवान किसको समझता है? वो अपने गुरु को, टीचर को, अपने गुरु को ज्ञानवान समझता है। मगर अब उसके पास है कि ये ना तो माँ की गोद सुरक्षित है, ना बाप ताकतवर है, ना गुरु ज्ञानवान है, सब कुछ इस टोल फ्री नंबर में है। और जब वो टोल फ्री करता है तो फिर गुरु भी हाथ जोड़ता है, माँ बाप भी हाथ जोड़ देते हैं। ये हमारी शिक्षा है। अब जिसने दुनिया को भी देखना है, जिसने ये सब चीजें थी कि बच्चे को चाहिए क्या था, अब उसको ये पता है कि ये ताकतवर नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, ये ज्ञानवान नहीं है, मुझसे सब डरते हैं। अब जिसका प्यार माँ बाप के प्रति नहीं रहेगा, भाई बहन तो बचपन में आपस में सभी लड़ते हैं, और जब लड़ेंगे माँ बाप उनको सुधार नहीं सकेंगे, और पड़ोसियों के बीच में उनका प्यार कितना बड़ा होगा, ये तो मेरा ख्याल सवाल से पहले आप जवाब समझ जाएंगे कि उनका पड़ोसियों के प्रति भी नहीं जवाब। और जिसका परिवार के साथ प्यार नहीं, समाज के साथ नहीं, अब बताइए वो बड़ा होके कभी राष्ट्र की बात करेगा? इस देश की, जिसको परिवार से प्यार नहीं, उसको समाज से प्यार नहीं, वो देश से कैसे प्यार करेगा?
कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये शिक्षा का आधार है, शिक्षा का आधार हमारे पास ये कहीं नहीं है। और कई बार तो सोचते हैं कि शिक्षा के लोग तो लगी किसी और पे है। अब मैं तो एक जगह पे गया तो 4 स्टूडेंट ने मुझे घेर लिया, बताइए भगवान है कि नहीं है। अब मैं शिक्षा के लिए इधर तो लग गया कि भगवान है कि नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं है, मगर मैं समर्थन करता हूं कि भगवान है। कहते ये क्या मतलब हुआ? मैं क्या, मुझे ये पता है कि मैंने ट्रैफिक लाइट पे देखा है, अगर पुलिस वाला खड़ा है उसका खौफ है तो सभी गाड़ियां रेड लाइट पे खड़ी होती है, अन्यथा रेड लाइट को भी कोई नहीं फॉलो करता। तो रेड लाइट मतलब आपके ग्रंथ वेद किताबें भी कोई फॉलो नहीं करता जब तक पुलिस वाले का चालान का डर ना। और भगवान का ये डर ही खत्म कर देंगे कि आने वाले जीवन में आपको कुछ होने वाला ही नहीं है, तो फिर तो क्राइम भी बढ़ेगा। इसलिए मैं तो मानता हूं कि भगवान है और भगवान को मानना है, इसीलिए करना है। और मान लीजिए हमारी शिक्षा की और किसी और तरफ जा रहे हैं और जैसे पति को परमेश्वर कहते थे तो इसी कारण उसको मजबूत रिश्ता समझते थे, आज शायद वो गलत हो गया। भाई से प्यार तो नहीं है, मगर भाई से ज्यादा, छोटे भाई से ज्यादा प्रॉपर्टी लेनी है, ये बताने वाले हमारे बहुत बड़े विद्वान कानूनदान बैठे हैं। वो बता देते हैं पति परमेश्वर नहीं है, ये भी बता देते हैं और ये भी बता देते हैं स्टेटमेंट ऐसी लगाओ, ये जो परमेश्वर बना बैठा था इसको 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी, ये बताने वाले बहुत है। और ये भी है कि जब ये कानून आया कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी बराबर का हिस्सा, सबको बहुत खुशी हुई, मुझे भी हुई कि ठीक है, आधुनिक जीवन में ऐसा होना चाहिए, बराबर का बेटी और बेटे में क्या फर्क है, होना चाहिए। मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, आज कोर्ट में जाके देख लो, बहन और भाई रिश्ते की पहचान नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी की पहचान कर रहे। और वो लड़ाई हो गई है, जिस बहन के भाई को इंतजार करती थी बहन, अब उसी के मुकदमे की वहां पे खड़ी हुई है। यानी कहने का मतलब कानून इतने बना दिए मगर हमने सामाजिक जीवन को तोड़ दिया। और मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में LLM में गया बात कर रहे, तो मेरे साथ बात जो है एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बैठे थे, तो उन्होंने अभी मुझे 2 VC साहब ने कार्ड दिए, ऐसे उन्होंने भी मुझे कार्ड पकड़ा दिया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था स्पेशलिस्ट इन डिवोर्स केसेस, क्योंकि बात को अंतर्गत वकील एडवोकेट था ना। अब बात जो हमने बुद्धिजीवी बनाए समाज को कुछ देने के लिए, इसमें समाज को कहां जोड़ा? डिवोर्स कराया, समाज को दिया क्या? तोड़ने की ताकत दिखाई। और ये आज हमने अपनी ड्यूटी क्या करनी है ये सिखाने वाला कोई नहीं है, कैसे लेना है ये बताने वाले बहुत हो गए। बड़े भाई से और माँ बाप ने जिसने मिन्नतें मांगी थी, उनके जीते जी तड़फा के उनसे प्रॉपर्टी छीननी और उनको घर से बेदखल करने वाले, समझाने वाले हमारे पास बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे। और वहीं से मुझे एक शब्द भी मिला था कि बुद्धिजीवी और बुद्धिमान। यहाँ हमने शिक्षा में जो हमारी शिक्षा की मॉडर्न एजुकेशन जिसे आप कह रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन में आप बुद्धिजीवी बना रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो थे वो हम बुद्धिमान बना रहे हैं। और हमने वो विद्वान, उसको पता था कि भाई के प्रति क्या है। और मुझे जब मैं भाषण करके मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है, तो जब मैं बाद में हम चाय पीने के लिए बैठे, तो उन्होंने कहा आपने इतने नुस्खे दे दिए, तो बताओ क्या करना है। तो भाई को लड़ाने की बात में गया कि मैं क्या भाई, अगर भाई और भाई में प्यार हो तो सिलेबस पढ़ा दो ना। और जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ और भरत जी कहे कि ये तुम्हारा राज्य है, मेरा नहीं है, ये तो आपका अधिकार है, और भारत कहता है कि नहीं मेरे पिताजी की आज्ञा है, उसका पिता के प्रति क्या सम्मान है वो बता रहा है। और बड़ा भाई कह रहा है कि मेरे पिता की आज्ञा करना है, और छोटा भाई कह रहा है नहीं
ये आपका बड़े भाई का अधिकार है। इसलिए अगर आपने पिता की आज्ञा का पालन करना है तो मुझे अपनी खड़ाओं रखो और मैं आपका उत्तराधिकारी के रूप में काम करूंगा। और वो काम किया। मगर ये है, साथ में मैंने भी किया कि जैसे मैं ये किसी मंच से ये ऊंचा बोल के कह दूं कि ये रामायण का ये संस्करण पढ़ाना चाहिए ताकि भाइयों में बीच में प्यार स्नेह बढ़े, तो दूसरे दिन मेरे घर को शाबाश देने वाला कोई नहीं आएगा, धरना देने वाले आएंगे कि ये शिक्षा का भगवाकरण करने लगे, ये धरना देने। अरे भाई, अगर किसी इस्लाम में कोई अच्छी चीज है जो परिवार को जोड़ती, समाज को जोड़ती और देश के प्यार के लिए जोड़ती है, तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर इस्लाम में कहता है वो क्या कहते हैं वतनी के लिए कि पहले मेरा देश है, उबर वतन, अगर वो बनाना चाहते तो पढ़ाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे पास में ये जो हमारे ये तंजके रखते हैं तो ये पढ़ाते, इसी का सम्मान करते, तो आप जो लड़का और लड़की के बीच में जो ये लिंग अनुपात इतना आया तो ये शायद ना आता। और ये जितने भी ब्रह्मांडियां ये सब बुद्धिजीवियों द्वारा पैदा की गई हैं, चाहे ये लिंग अनुपात जो आया, जो बीच में डिफरेंस आया, ये कोई रिक्शा पुलर नहीं कर रहा, ये ड्रग्स जितनी समाज में बिक रही है, ये कोई वहां पे रिक्शा चालक या फैक्ट्री में मजदूर नहीं कर रहा, वो कोई और बुद्धिजीवी कर रहे हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी, अगर वो बुद्धिमान होते तो शायद ये चीजें ना भी करती। तो आज की जरूरत जो है, हमें बुद्धिमान जो है वो बनाने की, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो हमें भाई के प्रति हमें स्नेह दिखाती थी, जो मेरा कर्तव्य मुझसे जो है वो समझती थी, जो महिलाओं के प्रति हमारा क्या सम्मान होना चाहिए। और मुझे तो हैरानी हुई कि जब यहाँ पे तो कहीं नहीं पढ़ाते, यहाँ तो भगवाकरण करके उसका कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में पढ़ाया जाता है कि मानवीय जीवन के मूल्यों के बाद पढ़ाया जाता है, और वहां पे पढ़ाया गया। मुझे जब मैं अमेरिका में गया तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे तो ये पढ़ाया गया हमने सिलेबस कि क्या कि जब वो सीता हरण हो गया तो वो जेवर फेंकती हुई गई थी, और जब पाओगे तो सारे उसने पहचान लिए लक्ष्मण में। अब जब उसको ऊपर वाले गहने दिखाए गए तो वो कह रहा कि ये नहीं मैं बता सकता कि उसके है कि नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी पांव से ऊपर उनको देखा ही नहीं। ये सम्मान उसने अपने दिया। अगर क्या ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ये हिंदू धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? ये सिलेबस का हिस्सा है, ये हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन में क्यों नहीं जोड़ते? मॉडर्न एजुकेशन का मतलब आप रिसर्च करिए, जो मर्जी करिए, मगर इसके साथ हमारी परंपरागत जो है शिक्षा वो भी जरूरी है। और आधुनिक शिक्षा का मतलब क्या है? आधुनिक शिक्षा का मतलब पहले जो था 2 + 4, 2 + 2 पढ़ाते थे। मगर आज की शिक्षा में रुचि किसमें? कि वो कहते हैं यार 2 और 2 तो 4 सबने पढ़ा दिया, अब 2 और 2 6 कैसे हो गए, ये पढ़ाओ। यानी कैसा पैसा कैसे कमाना है, इससे ज्यादा हमारी मॉडर्न एजुकेशन में कुछ नहीं है। और मैं क्योंकि राजनीति से यहाँ तक पहुंचा हूँ, वैसे तो पढ़ा नहीं हूँ, मगर राजनीति में यहाँ से पहुंचा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे पास सभी की सिफारिश आती है, मेरे बच्चे की वहां एडमिशन करवा, स्कूल से नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक आती है कि किसी तरह से वहां से हो जाओ। तो मैंने कहा यार, एक आदमी ने एमबीबीएस की डिग्री लेनी है, ए कॉलेज से ली, बी कॉलेज से ली, सी यूनिवर्सिटी से ली, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। अब जब बन गया वो बाहर जाके क्या किसी को नहीं पूछता कि अब बाद में 2-4 साल होते तुम्हारा काम पड़ा, बस इतना जब यार दोस्तों में बैठते बस, उसके बाद नहीं। उसका प्रैक्टिस में उससे कोई लेना देना नहीं। मगर आप वकील कहां से बने, आप विद्वान कहां से बने, कोई मतलब नहीं पड़ता। मगर आप ये क्यों कह रहे हो कि वहां पढ़ाओ? नहीं, इसमें जो है ना उसका जो पैकेज बढ़िया मिलेगा, कि उनका जो कहते हैं आते हैं जो सिलेक्शन होती है, प्लेसमेंट सेल, उनका प्लेसमेंट सेल बहुत बढ़िया है।
तो प्लेसमेंट सेल से क्या मतलब है कि पैसा पैकेज बढ़िया मिले। यानी सबसे बड़ी दौड़ कहां तक है मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ाने में, आपकी दौड़ क्या है, आपकी है कि पैसा कहां से कमाना है। और उसमें कहीं भी माँ बाप बहन भाई की जगह नहीं है। और जिस कारण इतना बड़ा वो क्या बड़ा खानदान था जिसका बाप को भी बाहर निकाल दिया था, खेता वो था रेमंड वाला था सिंघानिया को उसके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। पैसे की कमी तो नहीं थी, मगर उसके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन की कमी थी। और इसलिए मॉडर्न एजुकेशन के साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसको छोड़कर मॉडर्न एजुकेशन में जा सकते हैं आप, अपना एक समय सीमा तक आप अपनी जिंदगी का एंजॉय कर सकते हो, सिर्फ पर्सनल जिंदगी का, मगर समाज को कुछ नहीं देंगे। और समय सीमा के बाद उसके बाद आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, जो आज की डेट में मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है। आज की डेट में मैं तो देखता हूं कि डिग्री कॉलेज में तो स्टूडेंट की एडमिशन ही नहीं हो रही। आज की डेट में ज्योग्राफी के पढ़ने वाले कितने हैं, टीचर नहीं मिल रहा। और जो जिसको पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस ये वो फलां पढ़ा रहे हो, वो सबके लिए 10,000 रुपए में टीचर उपलब्ध है, ज्योग्राफी का 30,000 रुपए में टीचर उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी शिक्षा तो वहां पे हम अच्छी ज्ञान लेना नहीं चाहते। और क्या ज्योग्राफी पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं होता? क्यों जी देश आदि ज्योग्राफी पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं होता? नासा में तो वही काम कर रहे हैं, दुनिया को तो वही इधर उधर हिला रहे हैं। तो यहां पर हमें समझने की बात, हम समझाने के चक्कर में नहीं है। माँ बाप पैसा कमाने के चक्कर में है, और पैसे चक्कर के मतलब बढ़िया से बढ़िया स्कूल लेने के मतलब, और बढ़िया स्कूल से वो पैसा अच्छा कमा लेगा जरूरी नहीं है। क्योंकि दो भाई एक ही स्कूल एक ही जैसे शिक्षा पढ़ी है, वो है अंबानी भाई, दोनों ने एक ही जैसी पढ़ी है, मगर एक फेल हो गया, एक पास होता जा रहा है। मगर यही समझ लेने की चाहिए कि जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपके पास ज्ञान कितना, और ज्ञान के लिए किताब की जरूरत भी नहीं है। ज्ञान हासिल करने के लिए ज्ञान अपने आप किताब खोज लेता है, जिसकी लालसा होती है। मगर इसलिए मैं शायद चाहे अनपढ़ हूं, मगर विषय में कुछ अलग से लगा हो सकता है कि आप सबके लिए ये मेरा शब्द कोई कष्टदायक हो, मगर मेरी पीड़ा है। और कई बार तो मैं ये समझता हूं, जब मैं कोर्ट में कचहरी में देखता हूँ ना जो पढ़े लिखे लोगों को, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं अनपढ़ हूं। अगर मैं पढ़ा अनपढ़ होता, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान रखा है, अपने माँ बाप से, गांव से जो लोग सीखा है, इसलिए हमारी पारिवारिक खुशी बहुत, हम दो भाई हैं और बड़े अच्छे से परिवार से रहते हैं। हमारी पत्नियां भी वैसे ही हैं दोनों, और एक दूसरे के परिवार से पूरा सम्मान रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़े भाई का क्या दायित्व है, बड़े भाई का रुतबा क्या रुतबा है, भाभी का क्या रुतबा है, बच्चों का क्या, उनको पता है। यही शिक्षा दी। और अगर वो कहते वो भी कहीं पढ़ी लिखी होती और मैं भी पढ़ा लिखा होता, फिर कहते कि तू मुझे समझाएगी, वो कह रहा तू मुझे समझाएगा, दोनों कोर्ट में होते। और यही हो रहा है। मैं तो बहुत सारे जजिस को देखता हूँ जो दूसरे की जिंदगी का फैसला करते हैं, उनकी अपनी जिंदगी का फैसला कैसे होगा ये उनको नहीं पता। मैं ये बहुत सारी चीजों को समझता हूँ। तो ये सिर्फ आपकी मॉडर्न जो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का मतलब पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का मतलब स्वार्थ नहीं होता। और ये हम स्वार्थ की जिंदगी की ओर जा रहे हैं। और इसलिए आप पैसा कमाने का तरीका जरूर सीखें, मगर अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसको छोड़े बिना नहीं आगे बढ़ सकते। नहीं तो समय सीमा के बाद आप सभी पछताओगे। और जब मैं ये कह रहा हूं, तो मैं एक ही यूनिवर्सिटी में गया था, तो जब मैं ये बात करके निकला तो मुझे प्रोफेसर लेडीज थी रोती हुई आई कि भाई साहब ये जो आप बता रहे थे ना परिवार की संरचना, क्योंकि इसको तो मैंने संक्षेप में बताया, वहां तो विषय
मानवीय जीवन मूल्य का बात कर रहे थे, तो मैंने कहा वो रोटी है कि मेरा तो परिवार ही ऐसा है। तो जब वो खुद ऐसे में लगी थी तो समय सीमा के बाद पछताना पड़ेगा, हम आगे जाके पछताए नहीं। आज मंच पे भी बैठे सभी जवान हैं, सामने बैठे भी जवान हैं, अभी उस जगह पहुंचे नहीं है जहां पछताना पड़े, और ये पछताना ना पड़े इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें अपनी मॉडर्न शिक्षा का साथ जब तक उसको इंट्रागेटेड क्रांतिकृत दोनों के बीच में क्रांतिकृत नहीं करेंगे, दोनों में समन्वय नहीं बिठाओगे, तब तक आप कहीं ना कहीं अपना जीवन तो कुछ समय के लिए जिएंगे मगर देश को, समाज को, परिवार को कुछ नहीं दे पाओगे। और इसके लिए हमें आगे परंपरागत शिक्षा को छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन जरूर है, क्योंकि आज मेरा शायद विषय में इस तरफ ना जाता, मैंने कहा देखें सभी यूनिवर्सिटियों के मालिक बैठे हैं, सभी डायरेक्टर बैठे हैं, तो क्यों ना अपनी बात कर दें, क्योंकि सिलेबस पढ़ाना मजबूरी हो सकता है मगर यूनिवर्सिटी के पास मजबूरी नहीं है। स्कूल वाले की जब अभी बता रहे थे कि स्कूल में जहाँ बुनियाद स्कूल से तैयार होनी चाहिए, मगर जहाँ आप कर सकते वहाँ तो सिलेबस में ये भाई बहन माँ बाप बच्चे इसका सिलेबस भी तो जोड़ सकते हैं। आपके पास तो खुद मुख्तारी है, तो इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल समाज को भी, देश को भी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक उसमें राष्ट्रीय नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब तभी सार्थक होगा जब उसमें राष्ट्रता आएगी, और राष्ट्रता के लिए हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन साथ लेनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को पीड़ादायक शब्द लगा हो तो क्षमा।